एक जनरल टाइमलाइन को स्टडी करेंगे। आपने कुछ पुल अप किया है स्क्रीन पर? Yes, so this is very like now is becoming famous. The timeline which I have shown it here. एक तो राजा आरक्ष आ गए, who was the मतलब वो ऋक्ष के बेटे थे, and he comes in the ऋग्वेद itself. और ये जो है इसके ऊपर मैंने एक पेपर लिखा हुआ है that आप academia.edu में जा सकते हैं, वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं. That dates around like 50 to 55,000 BC. This is that old memory. The second is the King Brihadratha, which we already हम लोगों ने बात करी 34,500 BC की टाइमलाइन में है. जी. And then comes the King Devodasa and Sudasa. वो किंग बृहद्रथ के भी बाद में आए हैं. पर इन राजाओं के बारे में क्या लिखा गया है ऋग्वेद में? ऋग्वेद में बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं, जैसे कि किंग शतपथ ब्राह्मण में आया कि सप्तऋषि जो हैं उनको पहले ऋक्ष कहा जाता था. ऋक्ष मतलब बैर यानी भालू. तो एक बैर कल्चर है पूरे नॉर्दर्न यूरोप में और यूरोपियन कंट्रीज में, इवन इन साइबेरिया. एक बैर कल्चर है जहाँ पे आज भी लोग बेर के जो यानी कि भालू के वेशभाषा जैसा वेश बना करके, एंड जैसे कि हमारे सदर्न इंडिया में होता है, जो अभी एक मूवी आई थी जिसमें काफ़ी कांतारा, हाँ कांतारा जैसा, तो वैसा ही वो लोग भी वहाँ पे रिचुअल्स करते हैं. वो बेर कल्चर कहलाता है. तो बेर कल्चर का जो रेमनेंट है यानी कि अवशेष जो है वो हमें रामायण में जामवंत के रूप में भी देखने को मिलता है. यानी कि ये लोग भालू नहीं थे, वानर जो थे वो बंदर नहीं थे. एक ट्राइब जो अपने आप को किस प्रकार से दिखा सकती है, तो वो आवरण से और डिफरेंट टाइप के स्टाइल्स से वो एक दूसरे से अलग दिखाई देते थे. इवन द हेयर डूज ना, यानी कि दक्षिण का कपर्द का जो है वो वशिष्ठ लोगों का था, यानी कि दक्षिण के साइड में अपना ब्रीडिंग करेंगे तो दे आर वशिष्ठास. यशोदीप देवधर सर नाम के एक रामायण के एक्सपर्ट आए थे, वो वाल्मीकि रामायण को स्टडी करते हैं. उन्होंने भी यही कहा कि अगर आप एक्चुअली वाल्मीकि रामायण के श्लोक पढ़ोगे तो वहाँ लिखाया गया है कि कैसे वानर से ना युद्ध के बाद अपनी पूंछ निकाल कर साइड में रख रहे थे. मतलब कि वो उनके कॉस्ट्यूम्स थे, रिप्रेजेंटेशन. जब आप, क्योंकि हमारे एज के लोग नॉर्मली जब वानर सेना को विजुलाइज कर रहे होते हैं तो एक्चुअली बंदर को विजुलाइज करते हैं. बिल्कुल. पर सच ये कि वो इंसान ही थे, बट मुखौटे भी लगाते थे. आप अभी भी सुंदरबन में चले जाएंगे तो पीछे की तरफ में मुखौटा लगा के जाते हैं, सो दैट जो टाइगर्स है उनको अटैक ना करें. जी. आप छत्तीसगढ़ में चले जाइए, अभी भी जो वहाँ के जो डांसेस हैं उसमें वो पूरे टाइगर बन जाते हैं. उनको बहुत अच्छे से अपने आप को मेकअप करना आता है, वो इस तरह से डांस करते हैं. और ये मैम या मैं नहीं कह रहे, यशोदीप सर नहीं कह रहे, ये वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है. ऑफ कोर्स उसमें भी लिखा हुआ है. बिल्कुल. गो ऑन. सो उसी तरह से जामवंत का जो मैंने कहा कि ऋक्ष का जो कल्चर है वो इंडिया में वैदिक टाइम में, यानी कि ऋक्ष और आरक्ष जो हैं वो ऋग्वेद में आ गए हैं. एंड ये जो बियर सेरेमोनियल है वो वैदिक लैंड से, यानी कि हिमालयन के जितने भी हमारे रिवर फ्रंट्स थे वहाँ पे जो वैदिक पीपल रहते थे, ऋग्वेदिक लोग जो रहते थे, वो वहाँ से निकल के जब बाहर जाना शुरू हुए, व्हेन द कंडीशंस वर गुड ड्यूरिंग द कोल्ड स्पेल, दैट इज़ 40,000 BC, 50,000 BC, इस समय में वो बाहर निकलना शुरू हुए. एंड व्हेन यू रीड द हैप्लोग्रुप, यानी कि हैप्लोग्रुप की जब हम बात करते हैं, H हैप्लोग्रुप है, दैट इज 75,000 ईयर ओल्ड. आपको हिंदी में समझाना होगा कि ये हैप्लोग्रुप का मतलब होता है कि हमारे जो जीन्स हैं, जैसे अभी मैं जेनेटिक टेस्ट करवाऊँ तो मेरी जो एंसेस्ट्री है वो ABCDEFGHIJKLMNOP ऐसा इसको कैटेगराइज किया गया है. जैसे मैंने आपको बताया कि एशुलियन कल्चर, सोअनियन कल्चर, वैसे ही ये मार्कर्स हैं हमारे जीन में. तो चेटिनाड्स जो लोग हैं उनमें 75,000 ईयर ओल्ड जेनेटिक मार्कर्स भी मिलते हैं, यानी इतने पुराने जो मार्कर्स हैं वो इंडिया में अभी भी अवेलेबल हैं. तो H हैप्लोग्रुप जो है वो बहुत डेंसली पॉपुलेटेड इन सदर्न इंडिया, लेकिन द ट्रेसेस कैन बी फाउंड टिल स्पेन. ओके. तो आप इमेजिन करिए कि 75,000 ईयर एगो
कुछ जो लोग हैं वो जो वहाँ पे गए होंगे टिल कैस्पियन ऊपर तक गए होंगे, उनके बच्चे आज भी हैं जो कि इंडिया से निकले हैं, इंडिया के भी सदर्न टिप से निकले हुए लोग हैं। सो ये जो जेनेटिक मार्कर्स हैं ये भी बहुत इंटरेस्टिंगली हमको समझाते हैं कि किस तरह से माइग्रेशंस जो हैं वो हो रहे थे उस समय में। ना हाउ आई कोरिलेट दिस टू दिस, जैसे कि मैंने आपको कहा बृहद्रथ का, सो ही सीइंग के ऑल ओशंस, यानी वो एक ओशन की बात नहीं कर रहे हैं, वो सारे ओशंस की बात कर रहे हैं कि सारे जो ओशंस हैं दे आर ड्राइंग, यानी इनलैंड ओशन भी। तो मैं कई रिसर्च पेपर्स मैंने फाइंड आउट किए जिसमें कैस्पियन सी जो है वो सूख रहा है, रेड सी जो है वो सूख रहा है, नदियाँ सूख रही हैं बिकॉज ऑफ टू कोल्डर टाइम्स, क्योंकि स्नो इतना ज़्यादा जमने लगा था तो ये सब रिसीडिंग हो रहे थे अंदर भी और बाहर भी, यानी कि अंदर यानी इनलैंड, इनलैंड ओशंस जैसे कैस्पियन सी है। तो कैस्पियन सी का जो अभी साइज देख रहे हैं उससे वो रिड्यूस होकर बहुत कम रह गया था, यानी टू मच ऑफ अ लैंड पोर्शन वाज सीन अराउंड। तो ये सारे जो ऑब्जर्वेशन है वो बृहद्रथ अगर कर रहे हैं 34,500 BC में, तो आप इमेजिन करिए कि उस समय ह्यूमन मूवमेंट्स कैसी थी। जहाँ गर्मी थी वहाँ पे वो मूव होना चाह रहे थे, देख रहे थे कि कहाँ पे वेजिटेशन अच्छा है, कहाँ पे जानवर अच्छे मिल रहे हैं, क्योंकि उस समय तो प्लेस्टोसीन टाइम था, तो उस समय सिर्फ जानवर ही खा रहे थे। ऋग्वेद में भी वही उल्लेख है कि हर कोई नॉनवेज था। हाँ, नॉन वेजिटेरियन ही थे। आप मेरे एक पेपर में जा कर के पढ़ेंगे, उसमें मैंने स्पष्ट लिखा है ऋग्वेद का एक मंत्र जिसमें घृत के साथ में, नाउ घृत का प्रीकर्सर क्या था वी डोंट नो कि वो कैसे बनाते थे घृत को, बट घृत के साथ में एनिमल फैट भी अग्नि को ऑब्लेशन में दी जा रही है। तो अभी तो हम ये सोच भी नहीं सकते, पूर्व मीमांसा में नहीं सोच सकते, उसमें वो दही का जो उपयोग है उस पर इतनी डिबेट हो गई कि दूध जो अग्निहोत्रीज होते हैं, जैसे कि हमारी एक फिल्म एक्ट्रेस थी रति अग्निहोत्री, अग्निहोत्रीज जो होते हैं दे हैव टू डू अ रिचुअल, हर दिन उनको अग्नि में जो ऑब्लेशन देना है तो दूध का देना है। तो दूध के साथ दही कब आ गया, तो उसके ऊपर पूर्व मीमांसा में इतनी सारी विवेचना है। तो आप इमेजिन करिए कि पूर्व मीमांसा में तक नहीं आ रहा है कि घृत के साथ में हमको एनिमल फैट जो है वो हमको अग्नि को ऑब्लेशन में देना है। तो ये मैं किस काल की बात कर रही हूँ, यानी कि ऋग्वेद में किस काल का वर्णन हो रहा है। यह हमारे वैदिक काल का भी में भी सबसे नीचे वाला जो काल है उसमें भी का वर्णन नहीं है, वो कितने पहले का वर्णन है।